पूरी वर्ल्ड द पावर व्लादिमीर लावा। इंडिया ने एक टाइम में $36 पर बैरल सस्ता तेल लिया। एंड एज वी ऑल नो इसहाक डार इज अ स्टबन गाय, जिद्दी आदमी है। मोहम्मद बिन सलमान नाराज नहीं हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज मी शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कल रात मैंने आपको एक कमेंट किया था रशियन ऑयल है, उसके जवाब में आप लोगों के बड़े ज़बरदस्त सवाल आता है एंड आई लव दैट। एक सवाल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आया, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा टेक्निकल डिटेल और सबसे ज़्यादा टेक्निकल डिमांड की गई है, लेकिन थोड़ा सा वो सवाल ज़रा जज्बाती नोयत का है, तो लिहाजा एनीवे हम इस सवाल को शामिल करेंगे। सवाल भेजा जनाब रमीशा अलवी ने। रमीशा कहती हैं जी, IMO first, Ishaq Dar, the biggest chore and the most unwanted and corrupt man in Pakistan, who was just last year literally humiliated by Stephen Hart talk, and everyone in Pakistan basically thanked Steve for voicing out for them, was ridiculously made in charge of our affairs, goes to Washington to discuss our affairs with Russia, and then returns to speak gibberish when he has informed Washington of our purchase of crude oil with Russia. Afterwards, again, a bench goes to Kremlin to discuss the purchase of crude oil, whose price cap has already set by US at $60 a barrel. Anyone who has a little education will say that with their eyes closed that Kremlin will never agree to sell us crude oil on price cap set by US, and exactly Kremlin refused to do so and agreed to discuss trade other than disagreeable price cap. Now my nightmare is that what discount this incompetent government will discuss with Russia, and as being US's wife, would Pakistan be in any position to deny a price cap set by Washington? Also, what about the gas project agreed between Moscow and Islamabad? They are all asking about as well. We all know how this PDM deal's costing it, blah 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 blah. और आखिर में एक बहुत खूबसूरत सी गाली, लेकिन उस गाली से पहले थोड़े से bloody retards कहने से पहले इन्होंने एक कहा है कि जनाब, who the hell are they to discuss Pakistan's engagement with Russia to US? Does US discuss their engagement with India to us? नहीं. राइट, सो थैंक यू रमीशा, आपका सवाल बहुत जज्बाती है और आपका सवाल रियलिटी से बहुत नज़दीक है और आपके सवाल में बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं। फर्स्ट इस सवाल को स्टेप वाइज लेके चलते हैं और जब ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसके स्टेप्स कवर करते जाएंगे, हमारे पास ऊपर चीज़ें खुलती जाएंगी। पहले आते हैं रशियन वॉर की तरफ। रशिया ने फरवरी में एक अजीब काम किया। पूरी दुनिया ने देखा कि एक आदमी रशिया से उठता है और कहता है कि जी पूरी वर्ल्ड द पावर व्लादिमीर लावा। वो व्लादिमीर लावा यानी व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन पे अटैक करके पूरी दुनिया को अजीब व गरीब सिचुएशन में डालता है। वन, पूरी दुनिया की वीट, पूरी दुनिया का डिफेंस एकदम खतरे में पड़ जाता है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के भी बहुत सारे डिफेंस मुआहदे यूक्रेन से। इनफैक्ट एक बहुत ही कीमती फैक्ट्री जिसके अंदर पाकिस्तान के बहुत ही सेंसिटिव इक्विपमेंट डिफेंस के हवाले से बन रहा था, अंडर ऑपरेशन था और उसके ऊपर टेस्टिंग की जा रही थी। अचानक वहाँ पे रशियन मिसाइल आता है, बूम, दैट होल फैक्ट्री इज़ गॉन। और पूरी दुनिया को के जो है ना वो मामलात थे इस पर। फिर अचानक एक ये बात भी शुरू हुई कि यार हो सकता है अगर रशिया ने ये कर दिया तो अगला जो रशिया का स्टेप होगा वो एक स्टेप फर्दर होगा और रशिया जाके क्या करेगा, पोलैंड पे हमला कर देगा, एस्टोनिया पे कर देगा और फिनलैंड पे कर देगा, और वो तमाम जितने ममालिक हैं ना जिनके ऊपर USSR एक ज़माने में क्लेम करता था कि ये हमारे ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं हमारे, वो सारे जो है मोल्डोवा समेत तो सब वापस ले लेगा। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगी। सब डर गए। क्या हुआ? ऑयल प्राइसेस अप हो गई। ऑयल प्राइसेस पूरी दुनिया में अप हो गई। ओपेक का रेवेन्यू बढ़ा, और ओपेक का रेवेन्यू बढ़ा तो ऑटोमेटिकली किसका रेवेन्यू बढ़ा? रशिया का रेवेन्यू बढ़ा। और रशिया ने पहले 100 दिन ऑफ वॉर, फर्स्ट 100 days ऑफ वॉर में रशिया हैड एक्सपोर्टेड $100 billion वर्थ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। और किसको सेल किया? डू यू नो? चाइना, ऑफ कोर्स, यस, द नंबर 1 एक्सपोर्टर। सेकंड कौन? इंडिया? नो। फ्रांस। एंड थर्ड कौन? इंडिया? नहीं, जर्मनी। एंड द लिस्ट गोज ऑन। और उसमें जापान भी आता है, उसमें बहुत सारे दीगर ममालिक भी आते हैं। राइट, सो ये एक इम्पैक्ट हुआ। रशिया के रेवेन्यूज बढ़ गए। रशिया वाज लाइक वाओ। और रशिया ने चूंकि उनके रेवेन्यूज इतने बढ़ गए तो उन्होंने कुछ ममालिक के साथ डील किया डिस्काउंटेड प्राइसेस का। क्या छोड़ो, ये जो ओपेक कर रहे हैं इनको करने दो, अपना बताओ ना तुम कितने में दोगे। ये लो, इंडिया ने एक टाइम में $36 पर बैरल सस्ता तेल लिया। जस्ट इमेजिन। और इसी तरह मतलब अब इससे फायदा क्या हुआ? यहाँ पे तो चलो वो था ना कि जी नहीं छोड़ूंगा, वो यहाँ पे तो वी वर गोइंग थ्रू द वर्स्ट पॉलिटिकल केओस इन आवर रिकॉर्डेड हिस्ट्री। और मेरे ख्याल में जितने भी लोग जिन्होंने आज तक ये सब चीज़ें देखी हैं उन्होंने कम से कम ज़िया दौर के बाद से ये एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक केओस था जो हम देख रहे थे। बट एट द सेम टाइम
यहाँ पे भी बात हो रही थी कि हमें रशियन ऑयल की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, पहली बात तो ये कि अब आपने जैसे आप पूछा रमेशा के हु इज़ इसहाक डार और वो कौन है और करप्ट है, कितना करप्ट है, क्या है, उसके ऊपर मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था लास्ट ईयर। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक जर्नलिस्ट ने एक सरकारी अफसर को फ़ोन किया और उसने कहा कि जी मुझे ज़रा जो है ना अभी तक की जो कोई टाइमलाइन चाहिए, अगर ये हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल की कोई आपके पास पड़ी है। तो उन साहब ने कहा कि यार आप शफात का व्लॉग देख लें, ये मेरे लिए क्रेडिट की बात है। उस साफ़ी ने बाद मुझे फ़ोन भी किया कि सर मुझे आज ये बात सुनने को मिली है, तो ये आप क्रेडिट पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो एक अच्छी रिसर्च है, वो आप जाके देख लें। उसके अंदर मैंने सारी डिटेल लिखी है, कौन कितना करप्ट है, क्या है, नैब का केस कहाँ कमज़ोर पड़ा, इसहाक डार का केस कहाँ कमज़ोर पड़ा, दोनों के केस में कितने झोल हैं, दोनों केस कहाँ कहाँ स्ट्रॉन्ग है, एक पूरा एक जो है ना वो तज्जिया उसके अंदर मौजूद है, आप जाके देख सकते। तज्जिया नहीं, आई मीन आई हैव जस्ट स्टेटेड द फैक्ट्स, आई एम नो वन टू डू अ तज्जिया ऑन दिस, बट एट द सेम टाइम इसहाक डार whoever he is अब मैन इन चार्ज है। एंड एज वी ऑल नो इसहाक डार इज अ स्टबन गाय, जिद्दी आदमी है, उसको अपनी बात के ऊपर किसी की बात बर्दाश्त नहीं है। एक चीज़ है, और हम उस बंदे का एटीट्यूड हम देख चुके हैं, उस बंदे का एक टेम्परमेंट है और उसी टेम्परमेंट में चलता है। अच्छा है बुरा है ये तो पाकिस्तान की इकॉनमी बताएगी अगले चंद दिनों में जो उसका हाल होता है, लेट्स से हम किस तरह निकलते हैं। बट एनीवे इसहाक डार इज़ द मैन इन चार्ज। अब इसहाक डार जो आप जिस हवाले से बात करें ना कि इसहाक डार ने जाके अमेरिका को इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म किसको किया पता है आपको? डोनाल्ड लू, याद आया आपको? डोनाल्ड लू, वो चाइना की शक्ल वाला डोनाल्ड लू भाई को इसहाक डार ने जाके इन्फॉर्म किया है कि भाई हम ये तेल खरीदने जा रहे हैं। तो डोनाल्ड लू ने फिर आगे एक और बंदे को लिखा और फिर वो घूमते घुमाते अमेरिका की तरफ से जवाब है, ठीक है जी आप करने जो आपने करना है। क्यों? उसकी वजह हुआ ये कि जब रशिया के रेवेन्यूज बढ़ने शुरू हुए तो यूरोपीय यूनियन में एक बड़ी थरथली मच गई कि यार ये तो सारे जो जाइंट्स हैं यूरोप के, ये पैसा दे रहे हैं रशिया को और रशिया उस पैसे से हम ईस्टर्न यूरोपियंस के ऊपर चढ़ाई कर देगा। रशिया को पेट पे लात मारो, इकोनॉमिक सैंक्शंस नहीं लगाओ, इसका तेल भी निकालो, इसको पैसे भी नहीं दो, इसके पैसे पे कैप लगा दो। ये चलेगा सारे अमेरिका के पास है, अमेरिका के पास चलेगा और अमेरिका जाए कहते हैं भाईजान ये करना है। अमेरिका ने कहा जी बिल्कुल ठीक करना है, ऐसे ही होगा, आप बेफिक्र हो जाए, ऐसे ही होगा। रशिया का तेल निकलता है $20 पर बैरल पे, राइट? तो ये जो यूरोपीय यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ये सोच रहे थे कि हम कोई इनको अराउंड $30-40 पे घेर लेंगे, इनका तेल भी निकलेगा और हम इसके बदले इनको प्यासा मारेंगे, भूखा मारेंगे, तरक्की भी नहीं कर सकेंगे। दे वोंट हैव द रेवेन्यू टू फ्यूल दिस वॉर, राइट? तो इसके ऊपर अमेरिका जो है वो पहले तो खामोश रहा, फिर अचानक एक दिन आया और कहा कि जी $60 का कैप हमने तय कर दिया, मुबारक को आप सबको। उन्होंने कहा जी हमने तो नहीं किया, नहीं हमने कर दिया, हम से मुराद हम द रॉयल वी। उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है आप कह रहे हो ऐसे ही होगा, बट ठीक है हम भी $60 का मान लेते हैं। ओके, $60 का फ्यूल कैप तय हो गया। अच्छा, $60 का फ्यूल कैप क्यों तय हुआ? कई वजूहत। नंबर 1, अमेरिका 1971 जैसे हालात नहीं चाहता, क्योंकि ये ऐन मुमकिन है कि अगर अमेरिका $30-40 के ऊपर कैप को सेट करता तो उससे 1971 जैसे हालात पैदा हो सकते थे, ऑयल एम्बार्गो हो सकता था, रशिया कहता ठीक है जी तेल नहीं देता, काम करो अपना, बढ़ जाओ सारे के सारे, आई एम नॉट पेइंग एनी वन ऑफ यू, मैं नहीं कर रहा, पैसे चाहिए भी नहीं तुम लोगों से, मैं अब चाइना के साथ, मैं और चाइना हम भाई भाई, करण अर्जुन काफ़ी एक दूसरे के लिए, और भारत उनकी अम्मी संदेश से आते हैं वाली, वो इस तरह की मेरे करण अर्जुन आएंगे वाली, वो उसके पास है, वो कर सकता है, बदमाश है। तो ये हो सकता था। अमेरिका इस मूड को देखते हुए, सिंस प्यूटिन कहीं पे भी फ्लेक्सिबल नहीं हो रहा, तो उन्होंने एक ऐसा कैप दिया जो कि यूएस के लिए भी एक्सेप्टेबल हो, यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और रशिया के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। अगेन लेस रेवेन्यूज, मोर ऑयल। हुआ उससे क्या? उससे पहले कि हम वहाँ पे जाएं, पहले ये देख लेते हैं कि जब दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ी तो क्या हुआ। ऑयल की प्राइसेस बढ़नी शुरू हुई पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया का पाकिस्तान वाला हाल हो गया। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आजकल हालात हैं कि आज डिफ़ॉल्ट हुए, कल डिफ़ॉल्ट हुए, ये सिर्फ पाकिस्तान के हालात नहीं है, बहुत सारे ममालिक, तुर्की के जो आप देख सकते हैं, तुर्की में इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो चलो उनका एक और मसाइल है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर वॉर ने एक बड़ा अजीबोगरीब किरदार अदा पे किया। फिर उसके अलावा जो कई यूरोपियन ममालिक हैं उनके अंदर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन पैदा हो रही है, कई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन पैदा हो चुकी है, और आज गए कल गए वाली सिचुएशन है। कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो बेल आउट मांग रहे हैं। तो इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो गया, बहुत प्रेशर आ गया अमेरिका के ऊपर, बिकॉज लोग यही समझेंगे ना कि अमेरिका के ऊपर यार आपने रशिया के ऊपर एक्शन नहीं लिया, नाउ यू पे एस अ कॉम्पनसेशन, हम लोग आपकी तो वजह से क्यों बर्दाश्त करें। सो उसके नतीजे में अमेरिका ने ये स्ट्रेटजी बनाई।
अच्छा, चूंकि बहुत सारी इकोनॉमीज जो हैं वो ज़्यादा ऑयल के प्रेशर में, ज़्यादा ऑयल की हाई प्राइसेस का प्रेशर क्या होता है कि तेल महंगा होता है, तो जो है महंगाई आती है ममालिक में। महंगाई आती है ममालिक में तो क्या होता है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होती है। लोगों की कुव्वत ख़रीद कम होती है तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चूंकि ऑलरेडी बढ़ी हुई होती है और लोगों की कुव्वत ख़रीद भी कम होती है, तो कारखाने बंद होने शुरू होते हैं। कारखाने बंद होने शुरू होते हैं तो क्या होता है, ले ऑफ्स होने शुरू होते हैं। ले ऑफ्स होने शुरू होते हैं तो बेरोज़गारी बढ़ती है। बेरोज़गारी बढ़ती है और ले ऑफ्स हो रहे होते हैं और फ्यूल महंगा होता है तो एक्सपोर्ट्स कम होती हैं। नतीजा क्या होता है, पूरी दुनिया में रिसेशन आने शुरू हो जाते हैं। राइट, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ रिसेशन। जब रिसेशन आते हैं तो क्या होता है कि तेल की प्राइसेस जो कि वो आसमान पे गई हुई थी, $121 को टच करी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है औकात पे। एंड एज वी स्पीक ब्रेंट को $77 पे आ चुका हुआ है। राइट, सो इस सारे प्रोसेस में जो इंटरनेशनल रिसेशन चल रहा है, एक खतरा पैदा हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपेक ममालिक जो है वो तेल की प्रोडक्शन कम करके तेल की प्राइसेस फिर अप ले। एंड दे डिड दैट। ओपेक ने 2 मिलियन बैरल तेल की प्रोडक्शन कम कर दी है। 2 मिलियन बैरल, विच इज ऑलमोस्ट 2% ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द ओपेक ऑयल। बड़ी अजीब गरीब सी बात है। सो अगेन तेल की कीमतों में दोबारा अनसर्टेनिटी, दोबारा थरथली, दोबारा प्रॉब्लम। क्या करें? अच्छा, तरीका क्या है उसका? उन्होंने ऑयल का कैप डिसाइन किया। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि ये G7 ममालिक कौन होते हैं भाई रशिया के तेल के ऊपर कैपिंग लगाने वाले? जवाब ये है कि जनाब, ये उन्होंने रशिया का तेल खरीदना भी नहीं है, इन्होंने रशिया के तेल के ऊपर मैनेज भी नहीं करना, लेकिन रशिया का तेल जिन शिपिंग कंपनीज के थ्रू आना है, वो शिपिंग कंपनीज नंबर 1 यूरोपीय यूनियन को मालिक की, G7 मालिक की प्रोडोमिनेटली, और उनके उन शिपिंग कंपनीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली भी G7 मालिक की कंपनीज है। राइट, सो उसके अंदर और जो ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब अगर मिसाल के तौर पे अंदाज़ा लगा लें, अगर रशिया से तेल पाकिस्तान आना है तो 2 महीने का टाइम चाहिए। 2 महीने के अंदर उतने सारे रिस्क में इन्वॉल्व होते हैं कि और कुछ नहीं, स्विस कैनाल के अंदर फंस गया फिर क्या करेंगे, बहुत सारे रिस्क होते हैं। ये सारे रिस्क, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनीज की जिम्मेदार है। एनीवे, दुनिया ने वो शिपिंग कंपनीज ने एम्बार्गो लगा दिया और ये $60 पे ऑयल तय कर दी। इस दौरान इंडिया क्या कर रहा था? पहले बातें, अब बहस दोबारा जारी है महंगे तेल की तरफ। जब दुनिया भर में तेल महंगा था तो उस वक्त इंडिया, चूंकि इंडिया रशिया का एक डिफेंस एलाय है, इंडिया ने रशिया का तेल उठाना शुरू कर दिया। और इंडिया की जो टोटल इंपोर्ट है ना ऑयल की, वो इंडिया की टोटल कंजम्पशन का 84% है, यानी तकरीबन 16% इंडिया अपना तेल खुद निकालता है, 84% इंडिया का तेल इंपोर्ट होता है। उस इंपोर्ट में भी जो टोटल है उसका 10% जो है वो रशिया से आ रहा था। उन्होंने उस 10% को पहले बढ़ा के 12% पे लेके गए, 12 से अब वो 18% पे ले जा चुके हैं। इस दौरान इंडिया ने कुछ पॉइंट पे $36 पर बैरल तक सस्ता तेल खरीदा है। इसका क्या मतलब है? $36 पर बैरल सस्ता तेल खरीदने का मतलब ये है कि इंडिया ने अभी भी, खैर बाद में भी, जब इंडिया जो है वो $85 पर बैरल खरीद रहा था, तो उस वक्त दुनिया में जो ब्रेंट की प्राइस थी वो $99 या $100 पर बैरल थी, तो इंडिया तकरीबन $15 फी बैरल वहाँ भी बचा रहा था। ये जो इम्पैक्ट पड़ रहे थे, इसका असर क्या था कि इंडिया पर डे $27.5 मिलियन बचा रहा था अपने, यानी कि $2.75 लाख। और अगर इसको महीने में कन्वर्ट करें तो ये कोई तकरीबन $85 करोड़ बनते हैं। और अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर को निकाल दें 40% को, तो जो पब्लिक मनी है उसका कोई वो $51 करोड़ रोजाना बचा रहे थे। राइट, 8 महीने हो गए जंग को शुरू हुए हुए, या 10 महीने हो गए जंग को शुरू हुए हुए, तो अंदाजा करें $5 अरब उन्होंने बचा लिया अभी तक। पाकिस्तान के साथ मीनवाइल क्या हो रही थी? पाकिस्तान के साथ ये हो रही थी कि पाकिस्तान का फ्यूल इंपोर्ट 2020-21 की बात करूं, ठीक है कोविड था, जो भी था, फैक्ट्रियां बंद थी, कारखाने बंद थे, हम भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे कि कोई पैसे नहीं देने पड़ रहे मुल्क से बाहर जाने के लिए, और उल्टा रेमिटेंसेज आ रही थी, A1 चल रहा था सारा मुल्क। कोविड के दौरान या 20-21 के दौरान, कोविड को भी छोड़ दें, 20-21 के दौरान हमारा फ्यूल इंपोर्ट था $11.5 अरब का। वो आजकल कितना है पता है? $27 अरब, और बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह $30 अरब हो चुका होगा। दुगने से भी ज्यादा, तकरीबन 2.5 गुना हमारा जो है ना वो इंपोर्ट बिल तेल का बढ़ गया बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड क्राइसिस। इसका इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? गरीबा वहाँ पे, आज डिफ़ॉल्ट कल डिफ़ॉल्ट, आज डिफ़ॉल्ट कल डिफ़ॉल्ट। ये वाली गुल्लक जो है करंट अकाउंट डेफिसिट की, ये वाली गुल्लक खाली है। एक दूसरी गुल्लक होती है फाइनेंशियल साइड की, फाइनेंशियल अकाउंट की। फाइनेंशियल में ये होता है कि हमारे पास कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाती है, कुछ आ जाता है, उसके ज़रिए पैसे आ जाते हैं। वो वाला गुल्ला तो खाली है ना, टका नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है, तो इस वाले गुल्ले के नुकसान को कैसे भरेंगे? ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन हालत। ये सऊदीया से मांग रहे हैं, भाई तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, कभी किसी कुछ ना कुछ हम मांग रहे हैं, लेकिन अगेन
सर्वाइव नहीं कर पा रहे, अभी भी हम शशोपंज में। लिहाजा इसहाक डार ने फैसला किया कि अब तो हम रशिया का तेल खरीदेंगे ही खरीदेंगे। मुसद्दिक मलिक ने अनाउंस कर दिया और मैं अमेरिका को बता दिया भाई हम खरीद रहे हैं। अमेरिका ने कहा अच्छा भाई खरीद लो, जो करना है कर लो। अब इस सारे फैसले के बाद अब आते हैं जी एक्चुअल प्राइस पे कि एक्चुअल क्या होने वाला है। होने वाला है जनाब कि मान लो कि पाकिस्तान को भी रशिया का तेल कैपिंग प्राइस पे मिल जाता है, $60 पर बैरल पे पड़ जाता है, ठीक है। वहां से तेल का जहाज हमने भरा, तेल का जहाज घूम के आ रहा है, गुर्र सुएज कैनाल से आया, यहाँ पे आके कराची पोर्ट पे हमने उतार दिया, बिन कासिम पे उतार दिया, बिन कासिम पे उतार के हमने उसको दे दिया। ये शिपिंग, ये इंश्योरेंस, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये रिटेलर के मार्जिन काट के हमने टोटल लेट से $20 पे, ये किसी सूरत $25 से कम नहीं हो सकता, लेकिन $20 से हमने मार्जिन देके इसको मार्केट में फ्लोट कर दिया। कितना बन गया? 60 जमा 20, $80 पर बैरल पे हमें रशिया का तेल पड़ गया। अब आते हैं जी गल्फ की तरफ। गल्फ में इस वक्त तेल की कीमत है $77 फी बैरल। गल्फ से लेके यहाँ तक बैरी जहाज़ का आना, उसकी इंश्योरेंस, उसका फ्यूल, उसका फ्रेट, यहाँ पे आके लैंडिंग, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसकी रिटेलर मार्जिन, सब मिला के हमें $8 पर बैरल का ओवर प्राइस पड़ती है, जो प्राइस ऑलरेडी है। 77 में 8 जमा करो 85, टोटल फर्क कितना आया? $5 पर बैरल का। इंडिया कितना बचा रहा था? $36 पर बैरल एक ज़माने में। फिर जब हम लोग $100 में या $99 में ख़रीद रहे थे, इंडिया उस वक्त $85 में, $15 वो फिर भी बचा रहा था। हम कहाँ पे खड़े हैं? अब आते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है रशियन ऑयल को वो करने की, और हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो अरेबियन लाइट पे आदि हैं और फलाना ढमकाना, ये बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पहले बात बता दूं, मैंने रिफाइनरी के कई अहदेदारों से बात की है, सब कहते हैं भाई पाकिस्तान, रशिया से अगर ऑयल आएगा तो हम 30% तक जो रशिया का ऑयल है वो हम रिफाइन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट एट द सेम टाइम रशिया से हम तैयार प्रोडक्ट्स भी ले रहे हैं, पेट्रोल और डीजल भी ले रहे हैं, तो वो एक अलग हमारे पास प्लस है, ठीक है जी। हम तैयार प्रोडक्ट्स ला के हम ये सारी रिफाइनरी वगैरह सबकी कॉस्ट बचा के हम इसको डायरेक्टली जो है ना वो सप्लायर्स को दे सकते हैं, रिटेलर्स को दे सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं कि बांटो, ये बिल्कुल हो सकता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी है कि साइबेरिया की साइड पे जो रशिया के ऑयल रिजर्व्स हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी शक्ल, उनका वेट, वो काफ़ी हद तक जो है वो अरेबियन ऑयल से मिलता है। तो अगर हम वो वाले ऑयल्स उठा लें तो वो भी पॉसिबल है। सिर्फ उसकी ये है कि जो वो वहाँ से लेके बंदरगाह तक पाइपिंग होंगे, उसकी एक एडिशनल कोई $1-8 की कॉस्ट एडिशनल पड़ जाएगी, बट दैट्स फाइन, पड़ेगा वो फिर भी हमें $60 का ही। लेकिन इस सारे मामले में एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी है, पैसे कैसे देंगे? क्योंकि रशिया स्विफ्ट से निकल चुका है, बैंकिंग चैनल से पूरी दुनिया के कट चुका हुआ है। चाइना के साथ तो चलो रशिया का एक ऐसा ताल्लुक है कि वो तो मेरे ख्याल में शायद वी चैट पे आपस में एक दूसरे को बांट देते होंगे, इतनी ट्रेड कर रहे हैं वो आपस में आजकल, एंड दे आर सो क्लोज राइट नाउ। अब सवाल ही पैदा होता है कि अच्छा चलो इंडिया कैसे कर रहा है? भाई इंडिया तो अभी तक डॉलर में ही कर रहा है, अभी तक एज वी स्पीक इंडिया डॉलर में ही ट्रेड कर रहा है। बीच में 2-3 महीने पहले बात शुरू हुई थी, सितंबर में कलबन बात शुरू हुई थी कि डॉलर तो किसी भी टाइम अमेरिका रोक सकता है, नेट कैन पुट इट्स फुट डाउन कि जी ख़त्म बात, कोई नहीं, डॉलर वालर भागो यहाँ से। तो अमेराती दरम में कर लेते हैं। अमेराती धर्म की बात हुई, लेकिन वहाँ इंडिया के अंदर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि हम अमेराती धर्म को क्यों मजबूत करें, हम इंडियन रुपी को क्यों ना मजबूत करें। वहाँ पे रशिया ने नहीं माना, लेकिन ये बातें चल रही हैं वहाँ पे। सो अगर इंडिया जो है, चूंकि ऑलरेडी इंडिया का रुपया वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, इंडिया का रुपया इस वक्त हिस्टोरिकल लोएस्ट पे है, वो अलग बात है कि हमारे तो मुकाबले में ही नहीं आता इंडिया का रुपी, लेकिन फिर भी इंडिया का रुपी अगर ये डील मार लेता है, तेल की कीमतें वो रुपए में पे करते हैं, उनके रुपए का क्राइसिस एक बड़ा सॉल्व हो जाता है, वो डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो सकते हैं। एक और तरीका भी है कि वो युआन में भी पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास युआन के रिजर्व्स हैं, रूबल के रिजर्व्स हैं, हमारे पास युआन की गारंटीज़ हैं, मतलब चाइना के बैंकों के हमारे पास मतलब तसल्लियाँ दिलासे बहुत हैं, हमारे पास युआन नहीं पड़े हुए। तो हो सकता है कि हम चाइना से बात करें तो चाइना के जरिए भी हम पे करवा सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है। लेकिन अगेन वही बात है, चूंकि वो बैंकिंग चैनल में नहीं है रशिया, तो एलसीज कैसे खुलेंगी? एलसीज चाइना में खुलेंगी, तो भी एक अजीबोगरीब सा प्रोसेस हो जाएगा। ये प्रोसेस अभी बहरहाल सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने तो ऐसे की जैसे सब खत्म हो गया, तैयारी हो रही है, ढोल बाजे की तैयारी शुरू करो, म्यूज़िक, ऐसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि प्रैक्टिकली अभी तक हमने रशिया के साथ कुछ ऐसा तय नहीं किया। रशिया के साथ अभी भी हमारी बातचीत बहुत इनिशियल स्टेजेस में है। जनवरी मिड तक इंशाल्लाह इसकी कोई तस्वीर क्लियर होगी और फिर हमारा ये व्लॉग ज़रा ज़्यादा रिलेटेबल हो जाएगा कि हम रशिया का तेल कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और जाते जाते लास्ट थिंग, क्या इस सारे मामलात का हमारे खलीज
कि ताल्लुकात, चलो आसान भाषा, क्या इस सारे मामलात का सऊदीया के साथ ताल्लुकात पे कोई असर पड़ेगा? मोहम्मद बिन सलमान नाराज़ नहीं हो जाएगा? इतनी उसने हमारी मदद की है, मतलब अभी हम जून में डिफ़ॉल्ट होने वाले थे, $3 अरब उसने निकाल के रखवा दिया कि जाओ बेटा डिफ़ॉल्ट नहीं होना, जाओ खेलो। अभी हम दोबारा डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, $4 अरब का कमिट कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं बेटा हम आखिरी हद तक जाएंगे, तुम्हें डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, जाओ और खेलो एंजॉय करो, ठीक है। क्या हम उनको खफा कर देंगे? जवाब है वो खफा होंगे ही नहीं। ये मुमकिन ही नहीं है कि इसहाक डार ने या शहबाज शरीफ ने या नवाज शरीफ ने सऊदीज़ को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर ये बात की हो। और चूंकि हमारी रिफाइनरीज में ऑलरेडी कैपेबिलिटी कम है, लिहाजा फिर भी हम 70% तक गल्फ़ के ऑयल पे रिलायबल रहेंगे, रिलाय कर रहे होंगे हम गल्फ़ के ऑयल पे, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और गल्फ़ चूंकि सऊदीया चूंकि पूरी दुनिया को तेल दे रहा है, लिहाजा उनको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान से अगर वो 1 लाख बैरल कम भी बेच देंगे तो इट डजेंट मैटर दैम। ये अलबत्ता हमें बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमें जो है वो थोड़ी जो ना, आपको पता है ना, बचत चाहिए होगी, और ये बचत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इस वक्त $2 भी बचा सकते हैं कहीं पे, एक आना भी बचा सकते हैं, आधी पाई भी बचा सकते हैं, तो इस वक्त हमें बचानी है। दुआ करते हैं जी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को इस इकोनॉमिक क्राइसिस से जल्द अज जल्द निकाले, और ये जो हुक्मरानों के शशके हैं, इनकी लंबी लंबी गाड़ियां हैं, इनके हेलीकॉप्टरों में आमद जामद है, कहीं जा रहे हैं, और ये इनके बाहर के जो दौरे हैं, और ये जो हर डिपार्टमेंट के अंदर हज़ारों की तादाद में सरकारी भर्तियां हैं, ये स्टील मिल जैसे जो इदारे हैं जो बेचारे बंद पड़े हुए कितने अरसे से, और ये जो पेंशनों के बोझ हैं जो कलेक्टिवली मिला के कोई तकरीबन 1500 अरब रुपया सालाना बनता है, जो कि अराउंड अबाउट $6 अरब का बोझ है पाकिस्तान की इकॉनमी पे। दुआ करते हैं कि इसका भी कुछ हो जाए, कुछ बंदोबस्त हो जाए, कुछ हुकूमत इसका कोई जुगाड़ निकाल ले, कोई प्राइवेटाइज कर ले। दुआ करें या अल्लाह हुकूमत को तौफीक दे, या अल्लाह अच्छे हुक्मरान हम पे नाजिल फरमा, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।